जिंदा रहने से मरना बेहतर है. That you feel in a democracy it's more dignified to die than to be in a democracy. All party delegations stone pelters से बात करने आए. दिनेश्वर शर्मा interlocutor was appointed and talking to stone pelters. आज तो वो बात ही नहीं कर सकता है कोई. एक कब्रों में है, एक जेलों में है. अब जो हमारी भी जनरेशन थी वो भी मतलब इस अनसर्टेनिटी को फेस कर रही. कई लोगों को पासपोर्ट आज तक नहीं मिल रहा है, कई लोगों को वेरिफिकेशंस क्लियर नहीं मिलता बिकॉज यू मीट पीपल जिनके बच्चे बंद होंगे या मरे होंगे या सख्तियाँ होंगी या गुर्बत होगी या परेशानियाँ होंगी. रिलीफ मुझे नहीं चाहिए, रिलीफ उमर अब्दुल्ला साहब को नहीं चाहिए, रिलीफ मेन स्ट्रीम पार्टीज़ को नहीं चाहिए. रिलीफ उन लोगों को चाहिए जिन्होंने सफ़र किया है. रिलीफ हम मांग रहे हैं जिनका स्टेक ही नहीं है. स्टेक उसका है जिसने बच्चा खोया अपना, जिसने मकान खोया, जिसने इज्जत खोई, जिसने जान खोई. ऐसा झूठ बोलती है जो पकड़ा भी आसानी से जाता है. कम से कम होमवर्क करके ये झूठ भी तो बोले. होमवर्क तो ये है कि 23,000 पीपल हैव बीन अपॉइंटेड थ्रू कंसल्टेंसीज, कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज इन गवर्नमेंट. पूरे मिलिटेंसी बहुत ज़्यादा थी इलाके में और क्रैकडाउन इख्वान का SOG का बहुत सख्त दौर था. तो महबूबा जी की गाड़ी आती जाती रहती थी. फॉलो दोज रैलीज, वी यूज्ड टू सी द क्रैकडाउन, वी यूज्ड टू सी how Ikhwan will come, SOG will come, then militants will come, coming from Pulwama, coming from a village which has been infested in violence and militancy. Stone belter भी थे हमारे क्लास में बच्चे, जाम भाग भी गए, मारे भी गए. काउंटर टेररिज्म प्रोग्राम में भी कुछ पुलिस में गए, कुछ CRP में बने, कुछ फौजी बने. पॉलिटिकल प्रोसेस से या जो हम काम कर रहे हैं इसी से कश्मीर की बेहतरी होगी. हमारे नौजवान को अपनी जान ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है. शायद उनकी नीयत बहुत अच्छी हो, साफ़ हो. जब हम आपकी आंखों की बात करते हैं तो लगता है सियासत से ज़्यादा आप इमोशनल वेट कैरी करते हैं. वही वो कह रहे हैं इन्होंने जो गलतियाँ की है उसकी वजह से आज हम ये सब भुगत रहे हैं. That's not true. अगर वो गलतियाँ नहीं हो. मुफ्ती साहब का ये नज़रिया था कि मैं गवर्नमेंट बना सकता हूँ जम्मू कश्मीर में, लेकिन उसका इम्पैक्ट नहीं होगा. और जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेरे साथ नहीं होगी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं होगी, एंड BJP बीइंग अ वेरी sort of nationalist party in the country which has a huge Hindu base. अच्छा, ऑन द फ्लोर असेंबली की अगर बात करें तो सकीना इत्तू जी और आप में थोड़ा सा अनबन हो गई थी, पर्सनल अटैक पे आ गए थे. कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जैसे हल्का प्रेसिडेंट है वैसे आप हुकूमत को भी चलाना चाहते हैं. मुझे लगता है इनको शायद पता नहीं है कि चीज़ें बहुत बदली हैं. तो 10,000 रुपये में कमीशन क्यों दूंगा एक नौकरी पे, और फिर पहले 2 महीने की जो सैलरी है ना वो भी इनके लोगों को मिलती है. प्रॉपर एविडेंसेस है इन चीज़ों पे. ठीक है, कौन लेते हैं इनके लोग, इनके मंत्री इन्वॉल्व है इसमें. अनएम्प्लॉयमेंट इज द बिगेस्ट इशू. इन्होंने कहा हम 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे. वो कह रहे हैं हम धीरे-धीरे एम्प्लॉयमेंट गारंटीज एक्ट को पास करेंगे विदिन 6 मंथ्स कहा था. नहीं किया. आउटसोर्स की गवर्नमेंट जॉब्स, ये प्राइवेट जॉब्स नहीं है, मेरी घर की नौकरियां नहीं है. अगर सरकारी महकमे में किसी को नौकरी मिलेगी तो वो महकमा खुद लगाएगा. दे आर शेल कंपनीज, दे आर ऑल फेक कंपनीज, दे हैव बीन मेड, जिनका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है जॉब क्रिएशन में. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इतनी आसान चीज़ है. इसका फ़ायदा किसको? और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपने लोग, इनके वर्कर, इनके अपने लोग, इनके मिनिस्टरों ने इफ़ यू लव दिस प्लेस यू शुड लिव फॉर इट. कैंडिड कॉन्वर्सेशंस विद फजा ज़ैनब के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं MLA पुलवामा वहीदुर रहमान परा साहब, जिन्होंने जेल से लेकर असेंबली तक का सफ़र पूरा किया है. यूथ पॉलिटिक्स के प्रोमिनेंट फेस भी है. वहीद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए. वहीद साहब, ऐसे आपकी पर्सनैलिटी जो बाहर से लगती है बहुत स्ट्रॉन्ग लगती है. जब हम आपकी आंखों की बात करते हैं तो लगता है सियासत से ज़्यादा आप इमोशनल वेट कैरी करते हैं. तो हाउ इमोशनल आर यू? मेरे ख्याल में सभी लोग इमोशनल होते हैं, जज्बाती तो हर कोई इंसान है. और कहीं ना कहीं क्योंकि हम लोग डिप्रेसिंग माहौल में काम करते हैं, बहुत लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, आप बहुत ऐसी कहानियाँ सुनते हैं जिसमें आपको स्ट्रेस भी खुद फील होता है बिकॉज यू मीट पीपल जिनके बच्चे बंद होंगे या मरे होंगे या सख्तियाँ होंगी या गुर्बत होगी या परेशानियाँ होंगी. उस वजह से काफ़ी ज़्यादा स्टिफनेस इंसान के इमोशंस में आती हैं. बट डेफिनेटली इंसान एक्सप्रेस नहीं करता, लेकिन हर जो भी हमारा काम है वो कहीं ना कहीं मुतासिर ही है कि जब आप दूसरे के इमोशंस को समझेंगे, उनकी कदर करेंगे. और आई थिंक कंपैशन और एम्पैथी इज़ द कोर ऑफ द वर्क आई डू पर्सनली. और समवेयर वी आर ऑल्सो मतलब ड्रिवन बाय द सेम पैशन कि अगर लोगों को मदद होगी और उनके जज्बात समझोगे आप, कोशिश करोगे कम से कम कि दूसरे को मोस्ट ऑफ द हीलिंग इज़ इवन इफ़ यू आर बीइंग वेरी कंपैशनेट विद समवन हु हैज सफर्ड हियर. तो आई थिंक वो स्ट्रेस रहता है, काम में भी रहता है और दिखता भी है बहुत विजिबली. बट डेफिनेटली इंसान जज्बात के हिसाब से इमोशनल तो है हर एक काम में.
अच्छा, सियासत में किस एज में आए थे आप, और तब का गोल क्या था और आज का गोल क्या है? आई थिंक स्कूल डेज़ में ही, तब पुलवामा में रहता था और हमारे हालात वहाँ थोड़े मिलिटेंसी बहुत ज़्यादा थी इलाके में, और क्रैकडाउन इख्वान का SOG का बहुत सख्त दौर था। तो महबूबा जी की गाड़ी आती जाती रहती थी उस इलाके में, हम उनको देखते थे। और आई थिंक शी वाज वन ऑफ द मेन रीज़न जिनकी वजह से मेरे को लगता था शी इज़ एबल टू हेल्प पीपल। तब क्रैकडाउन होता था, पकड़ दकड़ होती थी हमारे इलाके में, लोगों को उठाते थे, फिर पता ही नहीं चलता था। तो बहुत ही 90s का माहौल बहुत क्रिएट था तब हम स्कूल डेज़ में। तो वी यूज्ड टू follow those rallies, we used to see the crackdown, we used to see how Ikhwan will come, SOG will come, then militants will come. तो people were suffering from both sides. तो वो जो space थी दो बंदूकों के बीच, I think उसको मैंने बहुत closely देखा है, coming from Pulwama, coming from a village which has been infested in violence and militancy. तो उस वजह से फिर हमारे classmate militant भी बने, stone belter भी थे, हमारे class में बच्चे जाम भाग भी हुए, मारे भी गए, काउंटर टेररिज्म प्रोग्राम में गए, कुछ पुलिस में गए, कुछ CRP में बने, कुछ फौजी बने। तो हर चीज़ हमने नज़दीकी से देखी है। तो दोनों मतलब साइड्स की वायलेंस को इंटीमेटली फेस किया है और दोनों लॉसेस को समझा है। तो हम क्रक्स ये था कहीं ना कहीं कि मुझे लगा शायद पॉलिटिकल प्रोसेस से या जो हम काम कर रहे हैं इसी से कश्मीर की बेहतरी होगी। हमारे नौजवान को अपनी जान ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। शायद उनकी नीयत बहुत अच्छी हो, साफ़ हो, लेकिन इफ़ यू लव कश्मीर यू शुड लिव फॉर इट, यू शुड नॉट डाई फॉर इट। आई थिंक समवेयर दैट इज़ द होल कोर ऑफ द वर्क आई एम डूइंग। और उसी से इंटरेस्ट भी था कि जो हम देखते थे अपने क्लासमेट्स को परेशान, कई बच्चों को FIR लगे, करियर ही ख़त्म हुए, कई लोगों को पासपोर्ट आज तक नहीं मिल रहा है, कई लोगों को वेरिफिकेशंस क्लियर नहीं हुई, कई लोग एडमिशन चाहते थे और नहीं हो पा रहे थे, कई लोगों ने अपनी जानें भी दी। तो आई थिंक जो लॉस है कॉन्फ्लिक्ट का वो बहुत इंटीमेटली हमने फेस किया है, बिकॉज पुलवामा में रहा ही एक ऐसी जगह जो वायलेंस में बहुत इन्फेस्टेड रही। तो उन चीज़ों से इंसान को लगा कि ये जो तरीका है इसमें आप अपने सेंटिमेंट्स को भी इंटैक्ट रख सकते हो, लोगों की मदद भी कर सकते हो और कश्मीर का भी भला हो सकता है। हमारी नई जनरेशन जो जा रही थी, एक जनरेशन 90s में मिलिटेंसी में चली गई, एक कब्रों में है, एक जेलों में है, अब जो हमारी भी जनरेशन थी वो भी मतलब इस अनसर्टेनिटी को फेस कर रही थी। तो आई थिंक दैट्स व्हाट प्रॉम्प्टेड समहाउ टू थिंक डिफरेंटली एंड वर्क पॉलिटिकली। तो क्लास 11-12 से आप लगभग हाँ 12th क्लास से ही, 11-12 से ही बिल्कुल मैं एक्टिव था। तो तब का गोल और आज का गोल सेम है? बिल्कुल सेम है, वही पैशन है और वही गोल है कि बेसिकली समवेयर कि कश्मीर की नौजवान जो पीढ़ी है या जो हमारे नौजवान फंसे हैं इस दलदल में, उनको निकालने का यही एक ज़रिया मुझे लगता है कि जो मैंने आपको कहा दैट इफ़ यू लव दिस प्लेस यू शुड लिव फॉर इट, नॉट डाई फॉर इट। एंड समवेयर देयर वाज अ जनरेशन विच सॉ लॉट ऑफ डिग्निटी इन डेथ, पीपल विल ग्लोरीफाई डेथ इन कश्मीर, और हम उस इलाके से थे जहाँ ये सबसे ज़्यादा हुआ और नौजवानों को लग भी रहा था कि ज़िंदा रहने से मरना बेहतर है। दैट यू फील इन अ डेमोक्रेसी इट्स मोर डिग्निफाइड टू डाई दैन टू बी इन अ डेमोक्रेसी। तो चाहे वो 1987 की रियलिटी हो, चाहे वो पास का बैगेज हो, चाहे वो क्रैकडाउन हो, चाहे वो आपको आई कार्ड मांगा, द ह्यूमिलिएशन वॉज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हियर। लेकिन हमारे नौजवानों में टेम्पटेशंस ऐसी थी कि उनको लगता था हमें बंदूक उठा के ही, शायद पथराव से ही या वायलेंस से ही कई बार शायद यही एक लास्ट वेपन है। समवेयर आई थिंक उसको शिफ्ट करने की ज़रूरत भी थी और जो उस वक्त PDP ने एजेंडा चलाया 2002 में, तो हम बच्चे ही थे लेकिन इस सब को हम मतलब वी वेर विटनेस टू इट एंड द वे मुफ्ती साहब वुड आर्टिकुलेट एंड ही टर्न द टाइड फ्रॉम इख्वान, SOG, क्रैकडाउन, मिलिटेंसी टू शिफ्टिंग इट टू डायलॉग, रिकन्सिलेशन। थोड़ी बहुत स्पेस बनी कि लगा काम वोट डालना हराम नहीं है, गलत नहीं है, और उसमें एक नौजवान पीढ़ी ड्रॉ हुई पॉलिटिक्स की तरफ। तो आई थिंक दैट गोल कंटिन्यूज एंड इट्स अ चैलेंज, इट्स नॉट अ वन डे इवेंट कि इलेक्शन हुआ, जीता या हारा, उसके बाद ये काम ख़त्म होता है, उसके बाद ये सिलसिला शुरू होता है क्योंकि फिर रियलिटीज़ आपको समझ आती है कि सिस्टम में काम करना कितना मुश्किल है। एंड वाई पीपल हु वर डिनाइड democratic space in 1987, why did they opt for violence, why did they went away from the system? I think that's the real aim of our political work। और हमारी कोशिश, हम समझते हैं कि देखिए गवर्नर रूल में भी डेवलपमेंट होती है या कोई भी शासन रहा हो कश्मीर में, कोई भी हुकूमत रही हो, सर की बनती है, डेवलपमेंट होती है, बट जो कश्मीर की ह्यूमन डिग्निटी का इशू है, दैट कश्मीरीज फील समवेयर आवर डिग्निटी इज़ नॉट बीइंग टेकन,
into consideration. That is one of the biggest challenge. And how do you, एक होता है कि सरकार बोलती है चले जी हम काउंटर टेररिज्म प्रोग्राम से चलेंगे, हम बंद रखेंगे लोगों को, हम पासपोर्ट नहीं देंगे, हम सख्ती करेंगे NIA से ED से. दूसरा होता है नहीं, हम एक माहौल बनाएंगे कि जहाँ लोग खुद ही आगे बढ़े, न सिर्फ डेमोक्रेटिकली बट ऑल्सो दे बिकम पार्ट ऑफ लार्जर मेन स्ट्रीम. आई थिंक दैट्स अ चैलेंज कश्मीर में, वो 47 से लेकर आज तक रहा है. और उस चैलेंज को फेस करने में मतलब जो हम कोशिश कर रहे हैं यही कि एक नई जनरेशन जब तक जुड़ेगी नहीं, वायलेंस को छोड़ के, गुस्से को छोड़ के, और कोशिश करेगी सब्र से काम लेना और पॉलिटिकली ही काम करना. क्योंकि लोगों को लगता है कि शायद वोट डालना प्रोसेस इतना बड़ा नहीं है, बट दिस इज़ हाउ यू चेंज थिंग्स. इवन इफ लुक इन इंडिया, द सेम BJP which is today ruling us with a brute mandate, it took them 70 years in their own country to have this big mandate. The RSS was banned in India at a time. उन्होंने भी वायलेंस शुरू में किया कि आप देखें नथुराम गोडसे ने गांधी जी का मर्डर किया, बट समवेयर दैट आइडियोलॉजी समहाउ स्टार्टेड रीथिंकिंग कि शायद इस तरीके का अप्रोच गलत है. और अपने मुल्क में 70 साल के बाद they have reached to a place where they have an absolute mandate today. So I think people like us, people whether Muslims in India or Kashmiris in this place, need to understand that it's worth कि आप सब्र से पॉलिटिकली काम करें. और ये एक ट्रांजिशनल फेज़ है, ये भी नहीं रहने वाले, ये दिन भी बदलेंगे शायद. तो बट कहीं ना कहीं नई जनरेशन के लिए यू हैव टू क्रिएट सक्सेस स्टोरीज एंड पायलट प्रोजेक्ट्स जिससे उनको लगेगा इट इज़ डूएबल एंड इट इज़ प्रैक्टिकल. आप ऐसे इलाके के MLA हैं जो जहाँ बहुत हालात अनसर्टन रहे हैं. आज जब अपने इलाके में आप जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो क्या होप्स हैं उन्हें आपसे? आई थिंक बहुत ट्रॉमा है. देखिए टू बी ऑनेस्ट, लोग निकलते हैं, कश्मीरी लोग मेहरबान भी है, याद मतलब आपको माफ़ी भी बार बार देंगे. मैं जब इलाके में गया, हालांकि मैंने कुछ किया नहीं था उतना ज़्यादा, थोड़ा बहुत जो PDP में रह के काम किया, बट हमें लोगों ने बहुत प्यार से और उम्मीद से वोट दिया. हालांकि मतलब एक बहुत ही डिफ़िकल्ट इलेक्शन था और उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस का माहौल भी बना था. तो मुझे लगता है लोगों को यहाँ पे मोर देन डेवलपमेंट इट्स अबाउट हीलिंग. यू नीड टू बी विद देम, यू नीड टू हेयर देम आउट. और उनकी उम्मीदें वही है कि आप उनके साथ खड़े रहे हर मौके में. और इनकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो बहुत बड़ी भी नहीं होती है. कई बार नौकरियां लोग मांगेंगे, सड़कें मांगे, आप नहीं दे पाएंगे, बट वो आपकी नीयत को देखते हैं, इंटेंशन देखते हैं कि कोशिश कर रहा है, नहीं हो पा रहा है तो दे विल नॉट होल्ड इट अगेंस्ट यू. तो पुलवामा तो स्लाइटली एक डिफरेंट प्लेस है ही, बहुत डाइसी है, फ्रेजाइल है. और वहाँ ये है कि वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज वी आर फेसिंग इज़ कि वहाँ के लोगों में पिछले 20-30 साल का जो वायलेंस है उसका एक अपना लोड है. वो एक्सप्रेस नहीं करते, दिखाते नहीं, बट वो बहुत बड़ा वेट है जो पीपल कैरी देयर. एंड देन देयर इज़ अ यंग जनरेशन हु स्टक विद केसेस एंड FIRs, जो अब निकलना चाहते, कुछ काम करना चाहते, कर ही नहीं पाते. और वो चीज़ जब हम आर्टिकुलेट करते हैं, गवर्नमेंट को बोलना चाहते हैं कि इसके भाई ने गलती की, इसको छोड़िए, या इसने एक बार 90s में 80s में या 10 साल पहले कोई गलती हुई तो आप इसको मौका दीजिए, एक माफ़ी दीजिए, इसको पासपोर्ट दीजिए, वेरिफिकेशन, ताकि ये मेन स्ट्रीम में नॉर्मलाइज अपनी लाइफ को करे. अब किसी बंदे ने माने 20 साल पहले अगर गलती भी की, उस वक्त के हालात वैसे थे, और उसके बाद उसको अगर मौका ना मिलेगा तो वो भी एक नाइंसाफ़ी है. एंड दिस इज़ अ साइजेबल नंबर इन आवर एरिया. इस चीज़ को जब हम आर्टिकुलेट करते हैं तो सरकार को लगता है शायद ये सेपरेटिज्म को चलाते हैं, प्रो मिलिटेंसी एजेंडा चलाते हैं. ये नहीं समझते कि यही एक स्पेस है जहाँ से आप इस तबके को वापस सिस्टम में जोड़ सकते हैं. या तो इनको डिसइंटीग्रेट ही करना है कि दूर ही रखना है कि परमानेंटली आप ख़त्म हो गए, अब आप इस मुल्क के ही नहीं है. वो पॉसिबल नहीं है, ना कानूनी ना इखलाकी तौर में. तो बट आई थिंक वो एक बहुत बड़ा प्रेशर हम पे है that we are not able to help people the way they expect us to help them. To be honest, मुझे लगता है पुलवामा के लोगों हो या कश्मीर में किसी भी इलाके के लोग, तो इन लोगों की उम्मीद है, जैसे कई लोग जेलों में बाहर हैं, वो बोलते हैं बंद ही रहे, लेकिन हरियाणा में, यूपी में, जोधपुर में नहीं, आप श्रीनगर में रखो. तो कई लोग मतलब ये इट्स अ सैड डिमांड. पीपल आर सेइंग कि चलो बेल ना हो, लेकिन आप जोधपुर के बदले जम्मू जेल में रखो, जम्मू के बदले श्रीनगर में रखो. या कई लोग बेल मांगते हैं, कई लोग तारीखों को कम करना चाहते हैं. दीज आर वेरी जो बहुत ऐसी डिमांड से जो नॉर्मल स्टेट में जम्मू कश्मीर से बाहर के लोग समझेंगे भी नहीं.
तो आई थिंक समवेयर उसमें लोगों को डिसअपॉइंटमेंट होती है, हम मदद नहीं कर पाते हैं। बाकी डेवलपमेंट में टू बी ऑनेस्ट लाइक देयर इज़ अ सिस्टम टुडे, वेदर इट वाज गवर्नर्स रूल और उमर अब्दुल्ला's रूल और एनीवन हु कम्स टुमारो, कि अब PRI में इतना फंड्स मिलता है कि गांव-गांव पैसा पहुंचता है। अगर आपका पंच सरपंच अच्छा है, ग्राम सभा अच्छी है, तो गांव को 1 करोड़ रुपया खुद ही मिलेगा। तो उसमें हमारी उतनी इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है। विदाउट आवर इन्वॉल्वमेंट ऑल्सो डेवलपमेंट टेक्स प्लेस। तो फंड्स आर कमिंग, आई वोंट डिनाई दैट, बट द ट्रूथ इज़ कि समवेयर जो कॉन्फ्लिक्ट का कॉस्ट है लोगों पे, जो इस दलदल में 20-30 साल में रहे, उनको बाहर निकालने का ही एक बहुत बड़ा सवाल हम सब लोगों के लिए है, और उसमें अभी तक हम नाकाम हैं। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने अभी वो वाइन शॉप्स को लेके बयान दिया था कि हम ज़बरदस्ती किसी को घसीट के लेके नहीं जा रहे, जिस पर उन्होंने फिर क्लैरिफाई करते हुए कहा कि PDP को मेरी बातें घुमा फिरा के पेश करने की आदत हो गई है, ट्विस्ट करते हैं बात को, या बात का बतंगड़ बनाने की आदत सी हो गई है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, उमर साहब ने एक मैनिफेस्टो दिया और बहुत उम्मीदों से वो मैनिफेस्टो प्रोजेक्ट किया इलेक्शंस में। जी, लोगों को लगा फ्री बीज का माहौल पूरे मुल्क में, लेकिन उन्होंने जो मैनिफेस्टो दिया वो ऐसे बात कर रहे थे कि मैं करूँगा, नोइंग कि वी आर फाइटिंग इलेक्शंस इन यूनियन टेरिटरी। हमें भी पता है उनको कंपल्शंस है, हमें भी पता है चैलेंजेस है, हमें भी पता वी आर अ कास्ट आउट प्लेस, caste out place, but the reality is कि Jammu Kashmir has for the first time in last 20-30 years given an absolute mandate. 50 सीटों की हुकूमत है। अगर PDP को ये मैंडेट 2014 में होता तो हम बहुत मैसिव डिसीजंस लेते, लेकिन उस वक्त फ्रैक्चर्ड मैंडेट था और 30 सीटें थी। इनके पास इतना बड़ा मैंडेट है। नाउ द क्वेश्चन टू उमर अब्दुल्ला साहब इज़ कि जो चीज़ें वो 370 स्टेटहुड नहीं कर सकते वो अपील करेंगे सेंटर से, हम समझते हैं, उस पर भी वो लड़ नहीं रहे। तो उसके बाद जो चीज़ें उनके इख्तियार में है, हमने हर उस चीज़ को लिस्ट किया, चाहे वो ज़मीन का मुद्दा था, चाहे वो डेली वेजेस का मुद्दा था, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का मुद्दा था, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट्स का मुद्दा था, चाहे वो जो बेसिक चीज़ें, बिजली का मसला है जो इनके हाथ में और कर भी सकते हैं। इनका एक्सपेंडिचर इस बार 15% से ज़्यादा गया ही नहीं, जो मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। रेवेन्यू में तो हाँ तनख्वाह शनख्वाह दे देते हैं सबको, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर इनका 12% था 11 महीने में, फिर लास्ट के महीने थोड़ा बढ़ा दिया। सो दैट टेल्स यू कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ इन अ प्लेस विच इज़ सफरिंग, कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग ही नहीं है। मैंने इनको गिनाए पुलवामा के 15 प्रोजेक्ट 30 से 40 करोड़ तक जो चीफ मिनिस्टर ने खुद सैंक्शन किए, कमिटमेंट में पैसे रिलीज़ किए, आज 2 साल होने को है, नॉट इवन वन हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड टिल नाउ। दैट टेल्स यू द पेस एंड इंटेंशन। वो इवेंट्स में दिखते हैं, मैराथन्स में दिखते हैं, वो भी अच्छी बात है, आपको करना है, हर चीफ मिनिस्टर को करना है, नॉर्मलसी को प्रोजेक्ट करना है, लेकिन उसके साथ साथ आपको रिव्यू मीटिंग्स करनी है कि लोगों के काम हो रहे हैं नहीं, एंड पॉइंट पर काम हो ही नहीं रहे। और वेदर इट्स नॉट इन आवर कॉन्स्टिट्यूंसी, इट्स ऑल ओवर इन हिज ओन एरिया, ओन MLAs। जब आप असेंबली की प्रोसीडिंग्स देखेंगे, इतनी शिकायतें थी कि जिस पर बशीर वीरी साहब को इन्होंने थोड़ा बताया भी, सुनाया, तो वो भी क्या बोल रहे थे, वो बोल रहे थे बिजली की बिल 200 रुपया आती थी, आज 2000 रुपया आती है। फिर उसने प्रूव किया कि कैसे कैसे बिल बढ़ रहे हैं, तो उस पर चीफ मिनिस्टर साहब सुनने के लिए तैयार नहीं थे। उसी तरीके में जब सबसे बड़ा मुद्दा जो जम्मू कश्मीर में है वो नौजवानों के हवाले से है कि वी आर अ यंग स्टेट, 65% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ यंग, और इसमें मोस्ट ऑफ योर यंग पीपल आर टुडे इन डिप्रेशन। 2-3 लाख लोग इस बार मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल की फुटफॉल है श्रीनगर में। फिर ड्रग्स, डिप्रेशन जो आप देखते हैं, दीज आर ऑल्सो सिम्टम्स ऑफ अ लार्जर प्रॉब्लम की यंग एनजाइटी क्या है। आप ड्रग्स को ड्रग एडिक्ट करके पूरे यूथ को बोलते हैं, लेकिन आप शराब की दुकानों को चलने देंगे तो आपकी नीयत पे सवाल होगा। एज एन अपोजिशन वी विल आस्क, वी विल रेज क्वेश्चंस कि आपने बोला हम शराब को बैन करेंगे, क्यों नहीं किया? और कहते मैनिफेस्टो में नहीं लिखा था। इन्होंने स्टेटमेंट में कहा, अगर विजिबली एक स्टेटमेंट कहा कि नौजवानों को शराब की दुकानें, इंस्टीट्यूशंस नहीं खोल रहे लेकिन शराब की दुकानें खोल रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। द ट्रूथ इज़, ठीक है, हम समझते हैं इससे 1200-1300 रुपये करोड़ का एक इनकम आता है हमें शराब की दुकानों से। द क्वेश्चन इज़ कि क्या ये उतना बड़ा अमाउंट है कि हम इसके बिना चल ही नहीं सकते? इट्स नॉट ट्रू। 1200 करोड़ रुपया इज़ नॉट अ बिग अमाउंट, नंबर 1। सेकेंड, जैसे गुजरात ड्राई स्टेट है, जम्मू कश्मीर बन सकती है। अगर आप ड्राई स्टेट नहीं बना सकते, आप इतना कह सकते हो कि पब्लिक प्लेसेस पे अलाउड नहीं है, पब्लिक प्लेस पे अलाउड नहीं है, तो उससे भी एक मैसेज चला जाएगा कि ये एक ऐसी स्टेट है जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन है, सेंसिटिविटीज़ है। देखिए माता वैष्णो देवी है, वो एक वैष्णो श्राइन है, वहाँ पे भी अलाउड नहीं है। अमरनाथ है, वहाँ पे भी अलाउड नहीं है।
सिमिलरली यहाँ की भी अपनी सेंसिटिविटीज़ है, यहाँ पे भी लोगों को इसके साथ रिजर्वेशंस है। तो पब्लिकली इन चीज़ों को प्रमोट करना, आई थिंक समवेयर द गवर्नमेंट नीड्स टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें इल्ज़ाम तराशी की बात ही नहीं है। ये आप फैसला कर सकते हो कि आप पब्लिक प्लेसेस पे अलाउ नहीं करोगे, या आप शराब की दुकान को ज़्यादा नहीं बढ़ाओगे, ताकि आप नशा मुक्त जम्मू कश्मीर जो चाहते हो उसकी शुरुआत इन्हीं चीज़ों से होती है। आई थिंक दैट समवेयर इनके मतलब नशा मुक्त कैंपेन तो चल रहा है, लेकिन आपके जो स्टेप्स है वो उसके कंपेयर में दे आर कॉन्ट्राडिक्टरी। यू आर ओपनिंग प्रमोटिंग लिकर सेल्स विच इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स। कैसे प्रमोट करते हैं? जब आपने दुकानें बढ़ाई, इस बार भी नई दुकानें कोई नहीं खोली। एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से देयर वाज अ प्रोसेस इनिशिएटेड कि हम दुकानें बढ़ाएंगे। वो तो जब शोर हुआ उन्होंने रोकी, और जो पहले दुकानें बढ़ी है पिछले 5 साल में जब पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं थी, लेकिन ऑलवेज से कि हम कम करेंगे। तो उतना मसला है नहीं कि बैन नहीं कर सकते या ड्राई स्टेट नहीं कर सकते या कम नहीं कर सकते दुकानों को, साइज कर सकते हैं, बट इट्स अ डिसीजन दैट चीफ मिनिस्टर हैज़ टू टेक। एंड ही सेड यस्टरडे कि हमने थोड़ी लोगों को बोला है कि आप शराब पिए, फिर तो ड्रग्स वाला भी यही बोलेगा कि मैंने थोड़ी लोग किसी को ज़बरदस्ती बोला आप ड्रग्स करो, फिर तो हेरोइन वाला जो बेचता है वो भी ज़बरदस्ती थोड़ी कोई करता है। But these are things which you want to stop for your generation because you want to save a new generation in Jammu and Kashmir. कहते हैं जम्मू कश्मीर में आज तक किसी हुकूमत ने इस पर पाबंदी नहीं लगाई, और पीडीपी के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे हसीब राबो, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा ये फ्रीडम एंड चॉइस की बात है। सही बात है, फ्रीडम एंड चॉइस का स्टेटमेंट उनका आया होगा, मेरी नोटिस में नहीं है, लेकिन माई पॉइंट इज़ वी हैव रीच्ड टुडे एट अ स्टेज द पास्ट विल नॉट डिफाइन द फ्यूचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगर कोई गलती हुई है उसका मतलब ये नहीं है कि आज उसको रिएक्टिफाई नहीं किया जा सकता है। द क्वेश्चन टुडे इज दैट जम्मू एंड कश्मीर इज फेसिंग एक्यूट ड्रग क्राइसिस, डिप्रेशन एंड एंजाइटी। इट्स द फर्स्ट टाइम आपका यूथ इतना डिप्रेशन में कभी नहीं दिखा है, इतना ड्रग्स की तरफ कभी नहीं गया है। 6 लाख केसेस यहाँ पर स्टीरॉइड्स जो टैबलेट्स लेते हैं लोग, ड्रग्स में इंड्यूस है, वो 6 लाख लोग हैं जम्मू कश्मीर में। इतना बड़ा अवेयरनेस कैंपेन इसीलिए चल रहा है कि गवर्नमेंट इज अंडरस्टैंड इट्स अ सीरियस कंसर्न। तो उसका सबसे बड़ी नीयत जो आपकी है वो लीकर सेल से ही डिफाइन होगी। द मोमेंट यू विल से वी रिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्लेसेस पे, वी रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ शॉप्स एंड वी आर नॉट अलाउइंग और मेक इट अ ड्राई स्टेट कम्प्लीटली, उससे बहुत अच्छे से लगेगा कि आपकी नीयत बहुत साफ है। अच्छा, उमर साहब कहते हैं मैं क्लाउड बर्स्ट की तरफ फटना चाहता हूँ, ये क्या लगता है आपको? इसमें क्या सेंटिमेंट्स है या इसका हिंट क्या है? आई थिंक उन्होंने एक रिएक्शन दिया क्योंकि लोगों ने कहा आपके अंदर प्रॉब्लम्स हो रही है। तो देखिए, उमर साहब के पास एक बहुत ही बड़ा मैंडेट है। ये मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस का नहीं है। जो गलतफहमी हम सभी लोगों को लगता है, माने लोगों ने हमें वोट दिया पुलवामा में, तो एक सफोकेशन थी 5 साल की, डर था, और लोग चाहते थे कि कोई अपना हो तो कम से कम बात करेगा हमारे लिए। उनको जो मैंडेट मिला, ये उन लोगों ने वोट दिया है जिन्होंने कभी वोट नहीं डाला। दैट्स वाई देयर वाज 70% टर्नआउट। 30% टर्नआउट पे लोग यहाँ जीत के आते थे एनसी के। 20%, 5% भी इनको वोट पड़ा है। आज इनको 70% टर्नआउट हुआ है। पीपल हुआ बाइकॉटेड फॉर 30 ईयर्स हैव वोटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। जमात के लोग, हुर्रियत के लोग, जो बैन हुए उनके लोग, मिलिटेंट मदर्स, मिलिटेंट फैमिलीज, एवरीबडी वाज सीन ऑन द पोलिंग बूथ। मैंने खुद देखे इलाकों में, और इन्होंने एनसी को वोट डाला, हमें नहीं डाला इस वक्त, जमात को भी नहीं डाला। इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया। यूनानिमसली कश्मीर ने डिसाइड किया कि एक तरफा वोट डालेंगे, एब्सोल्यूट मैंडेट देंगे, ताकि ये पार्टी कल को हमें शिकायत ये ना करे कि हमारे पास पूरा मैंडेट नहीं है। तो लोगों को आप ब्लेम नहीं कर सकते। अब उसके बाद लोग आपको ये नहीं बोल रहे कि उमर साहब को कि जो आपके इख्तियार में चीज़ें नहीं है वो आप क्यों नहीं कर रहे। लोग इनको बोल रहे हैं आपने 370 पे बोला हम मजम्मत करेंगे, 5 अगस्त की नहीं कर पाए। जब हमने रेजोल्यूशन लाया, इन्होंने वो डाइल्यूट करके इन्होंने कहा हमें डायलॉग चाहिए 370 पे। कंडेमनेशन नहीं की, इन्होंने नहीं कहा हमें रेस्टोरेशन ऑफ 370 चाहिए। दे हैव सॉट अ डायलॉग ऑन रेस्टोरेशन, विच टेल्स यू कि इन्होंने अपने मैंडेट का पहला बिट्रेयल उसी रेजोल्यूशन से किया। फिर लैंड के हवाले से कहा हम लैंड सेफ्टी देंगे लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को लैंड सेफ्टी देंगे, हम लड़ेंगे स्टेटहुड के लिए, 370 के लिए। कहीं पर भी आप देखिए ये हमसे लड़ते हैं। 50 सीटों वाली हुकूमत पीडीपी से लड़ती है, हर दिन सुबह निकलते हैं पीडीपी के खिलाफ बात करते हैं, वाइल इनका सारा मैंडेट ही है कि हम बीजेपी से लड़ेंगे।
ये बीजेपी जम्मू में उनके साथ लड़ते हैं, दिल्ली में आप देखिए कितना कॉर्डियल है, इतना नरम और इतने कॉर्डियल। कहते हैं वर्किंग रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं। अच्छी बात है। एजेंडाज तो हमारे अलग अलग है ही, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी तो अलग अलग है, लेकिन वर्किंग रिलेशन में योर मैंडेट इज फॉर रेजिस्टेंस, टू फाइट for restoration of 370. That's the biggest issue, to fight for dignity of people of Jammu and Kashmir, to fight for political prisoners, to fight for jobs security, to fight for land security of Jammu and Kashmir. ना लैंड बिल को रिजेक्ट किया इन्होंने जो इनके हाथ में था, ना जॉब्स के लिए किया, ना ओपन मेरिट के हवाले के मसले को इन्होंने आज तक एड्रेस किया। रिजर्वेशन जो सेकंड जो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके फेवर में इन्होंने वोट किया। वो कहते हैं यूटी विद असेंबली एक वर्स सिस्टम है। ट्रू, इट्स अ वर्स सिस्टम, बट थिंग्स विच आर इन योर कंट्रोल आप उन पे भी तो नहीं डिलीवर कर रहे हैं। और उसके बाद आप कहते हैं क्या उमर अब्दुल्ला साहब के पहले बयान और आज के बयान निकालिए। इन्होंने पॉलिटिकल प्रिजनर्स पे बात की, आज भी नौजवान बंद हैं, आज भी एफआईआर लग रहा है, आज भी मकान डिमोलिश हो रहा है, आज भी इस वक्त लोगों के पासपोर्ट ज़ब्त है, आज भी इस वक्त लोगों की प्रॉपर्टीज़ अटैच हो रही है। एवरीथिंग इज सेम व्हाट वाज हैपनिंग आफ्टर एब्रोगेशन, व्हाट वाज हैपनिंग इन द गवर्नेंस। तो इनकी प्रेजेंस से आपको फर्क इनकी प्रेजेंस से नॉर्मलाइजेशन हुई है कि बीजेपी को ये फ़ायदा है कि अब तो वहाँ हुकूमत है। देखिए वक़्फ़ का रेजोल्यूशन तमिलनाडु ने रिजेक्ट किया, हरियाणा में अभी खामनी साहब पे रेजोल्यूशन पास हुआ, सॉरी चंडीगढ़ में। जम्मू कश्मीर की असेंबली ने स्टेटमेंट दी, रेजोल्यूशन पास नहीं किया। और जब हम बोलते रेजोल्यूशन करिए, बोलते नहीं ये नहीं कर सकते, ये फॉरेन पॉलिसी का मसला। आप पंजाब में अगर हो सकता है तो जम्मू कश्मीर में ईरान पर अमन के लिए, जंग के खिलाफ रेजोल्यूशन क्यों नहीं हुआ? ये एक बहुत बड़ा मसला। वी आर द ओनली मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट इन इंडिया एंड वी हैव ओनली मुस्लिम चीफ मिनिस्टर एंड 80-90% मुस्लिम्स हैव वोटेड फॉर दिस गवर्नमेंट। तो मुस्लिम एस्पिरेशंस को उनकी नुमाइंदगी कौन करेगा? जब वक़्फ़ का मुद्दा हुआ, 3 हिमाचल में, कर्नाटका में और तमिलनाडु में रेजोल्यूशंस वर पास्ड अगेंस्ट द वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल। जम्मू कश्मीर सरकार ने न सिर्फ उस मिनिस्टर को वेलकम किया बल्कि वक़्फ़ अमेंडमेंट रेजोल्यूशन जो हमने टेबल किया उसको रिजेक्ट भी कर दिया, कहा ये कर ही नहीं सकते, सब जुडिशियस है। तो किसका एजेंडा चल रहा है? बीजेपी का। वर्किंग रिलेशन कहाँ है? वर्किंग रिलेशन से भी ज़्यादा है। आप तो पूरी ताबेदारी कर रहे हैं। जो हमने अलायंस किया बीजेपी के साथ, लेकिन हमने कभी उनका एजेंडा नहीं चलाया। उस वक्त डायलॉग पे बात हुई, 2 कश्मीरों को यूनाइट करने की बात हुई, ऑल पार्टी डेलीगेशंस गिलानी साहब के दरवाजे पे खड़ी हुई। आज तो वो हुर्रियत बंद है, बैन है, नाम भी नहीं ले सकते हैं। ऑल पार्टी डेलीगेशंस स्टोन पेल्टर्स से बात करने आए। दिनेश्वर शर्मा इंटरलोकेटर वाज अपॉइंटेड एंड टॉकिंग टू स्टोन पेल्टर्स। आज तो वो बात ही नहीं कर सकता है कोई। उस वक्त 12,000 स्टोन पेल्टर्स को एमनेस्टी दी गई। आज तो आप अपने मुलाजिमों को एमनेस्टी नहीं दे पा रहे जिनको 311 में टर्मिनेट किया। वही वो कह रहे इन्होंने जो गलतियां की है उसकी वजह से आज हम ये सब भुगत रहे हैं। दैट्स नॉट ट्रू। अगर वो गलतियां नहीं होती 1947 से इन्होंने गलतियां की, फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल इरोजन्स इन्होंने किए। शिमला समझौता 87 जिसकी वजह से हम ये भुगत रहे 1987 में, जिसकी वजह से 1 लाख लोगों की जानें गई है। अच्छा भाई साहब, ये जो राज्यसभा की जो सीट बीजेपी को मिल गई, ये किसने गिफ्ट की? महबूबा जी ने। देखिए हमारे पास तो कैंडिडेट हमारा है नहीं। 3 सीट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस वाज कंटेस्टिंग सीरियसली, और 4थी सीट इन्होंने बोला कांग्रेस को आप लड़िए। कांग्रेस ने बोला ये सेफ नहीं है, हम नहीं लड़ेंगे जी। हमने कहा हम तीसरी सीट पे वोट देंगे। अगर आप देखेंगे महबूबा जी का स्टेटमेंट है, शमी ओबराय को देंगे, वो जीतेगा, ताकि आप कल को ये ना चौथा, जब कांग्रेस नहीं मान रही है तो हम क्यों उस पर वोट डालेंगे। सो क्लियरली फोर्स दे वर नॉट सीरियस अबाउट इट, बिकॉज इनके पास नंबर्स नहीं थे या प्रॉब्लम्स होती है या अंडरस्टैंडिंग्स होती है। उसके बाद वी वोटेड फॉर देम, वी हैड नो चॉइस। हमारा ना कैंडिडेट था, हमने इनको वोट दिया क्योंकि इन्होंने कहा हम लैंड बिल को सपोर्ट करेंगे, वो भी नहीं किया। उसके बावजूद भी हमने वोट दिया, और मैग्नॉनिटी दिखाने के बिना। तो आपने एनसी को ही वोट दिया? एनसी को वोट दिया, और उसके वोट आप नंबर देखिए, इनको पहली सीट, दूसरी सीट, तीसरी सीट पे भी वोट दिया। इन्होंने इलेक्शन एजेंट नहीं रखा था, ऑब्जर्वर नहीं रखा था। हमारा कैंडिडेट नहीं है। देखिए ये तो बोलने की बात है, ऐसे कोई छुप के थोड़ा ना है कि कोई सीक्रेट हो गया। और जो बंदा ये उठा रहा है मुद्दा, वो खुद एब्सटेन कर रहा था उस दिन। एब्सटेन का मतलब ही है यू आर सपोर्टिंग। बीजेपी वांटेड एब्सटेन करे लोग, उससे उनको फ़ायदा था। और अगर पीडीपी एब्सटेन करती, उनको कहीं वोट की ज़रूरत ही नहीं थी फिर, बिकॉज एब्सटेन मीन्स यू आर वोटिंग फॉर देम देन। तो वी सपोर्टेड देम, बट ठीक है, इनको अपनी सियासत करनी। उससे इनके 5 MP है, एक को छोड़ के कोई तो बात करता नहीं है। राज्यसभा हो, लोकसभा हो, इन्होंने किसी कुछ वक्त पे बात की, 370 पे की, इन्होंने पॉलिटिकल प्रिजनर्स पे की। व्हाट इज़ द अचीवमेंट ऑफ 3 लोकसभा
5 MPs आज तक, तो असेंबली में 50 MLA है। जब ये वहाँ पे नहीं कर पाते, अब ये कहते एक बंदा होता तो हम तूफान करते, उसके बावजूद भी हमने इनको वोट दिया। तो आप उस पर क्या क्लैरिफाई करेंगे कि आपने जो क्लियरली, वो तो महबूबा जी का स्टेटमेंट आप देखिए, वी हैव क्लियरली सेड वी आर गोइंग टू वोट फॉर इन द 3rd। उसके बावजूद भी जो इनकी गाइडलाइंस थी, तो हम जो उसके आप पर हिसाब से इल्जाम लग रहे हैं वो तो चलेगा। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को आज 50 सीटों के बाद ये लगता है कि इन्होंने इलेक्शन में कहा पीडीपी कहीं है नहीं। आज 50 सीट होने के बावजूद, हुकूमत होने के बावजूद बडगाम में इनको लोगों ने और पीडीपी ने जवाब दिया। सो दे अंडरस्टैंड देयर चैलेंजेस आर कमिंग। और पीडीपी इसलिए लास्ट इलेक्शन में इरेलेवेंट रही, ये नहीं कि हमें एनसी ने हराया, दैट्स नॉट ट्रू। वी वर फाइटिंग अ क्रैकडाउन। मैं खुद 2 साल बंद रहा हूँ। हमारे 40 लोग पार्टी से निकाले गए, राज्यसभा, लोकसभा, MLAs, MLCs, और इनके पार्टी में 12 लोग पीडीपी के MLAs हैं इस वक्त, जो पीडीपी से निकले। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में 12 लोग इस वक्त आप काउंट करिए, 12 लोग जो पीडीपी से है ना, वो वहाँ पे MLA है। बाकी कांग्रेस में कितने हैं? तो पीडीपी को तोड़ के कितनी 3 नई पार्टियां बनाई गई एब्रोगेशन के बाद। एक एक बंदे को सख्ती कर करके तंजीम से निकाला गया। कोई नहीं डिस्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी खुद ही हुई यहाँ पे, बिकॉज दे अंडरस्टूड जब एब्रोगेशन होगी शायद महबूबा जी की वॉइस जो होगी वोकल होगी। उस वजह से पहले पीर पंचाल को अनंतनाग के साथ जोड़ा गया, सिर्फ उनको हराने के लिए, कि ताकि वो साउथ कश्मीर पुलवामा को निकाल दिया गया, शुपियन और पुलवामा को, सो दैट हर सीट इज़ नॉट सेफ। उसके बाद फिर पार्टी तोड़ी गई। उसके बडगाम में जो हो उससे क्या हिंट मिल रहा है आपको? वो 2 की लड़ाई में तीसरे की जीत थी, जैसे अगरउल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान जो कॉन्ट्रडिक्शंस चल रहे थे, उसकी वजह से वहाँ के आगा साहब, आगा मैं बोल रहा हूँ फैक्टर्स कितने भी हो, द ट्रूथ इज नेशनल कॉन्फ्रेंस क्लियरली गॉट अ मैसेज, और दे नो कि जहाँ पे आज की तारीख में अगर ये लड़ेंगे इलेक्शन, लोग इनको बिल्कुल बडगाम जैसा जवाब 50 जगह ही मिलेगा इनको। तो वही और इनको भी पता है, इनको भी पता है। तभी आप देखिए, जो उमर साहब ये कहते थे पीडीपी कहाँ है, वो हर दिन सुबह 370 की बात नहीं, स्टेटहुड की बात नहीं, प्रिजनर्स की बात नहीं, नौजवानों की बात नहीं, बेरोज़गारी का मसला नहीं, बीजेपी का मेंशन ही नहीं करते। वो सिर्फ पीडीपी 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 सुबह से शाम तक। आप इनके स्टेटमेंट, कैबिनेट, चीफ मिनिस्टर, इनके कैबिनेट मेंबर्स, MLAs, ट्विटर, सोशल मीडिया, NC, it's all about PDP, more than PDP talking about PDP, it's national conference। और ये नहीं दिखते 30 लोग जो बीजेपी के हैं वो इनकी अपोजिशन है, दे आर अपोजिंग ओनली PDP। अगर PDP इतनी कमज़ोर है, वीक है, नहीं है, तो इतना डर क्यों है? तो कहीं ना कहीं इनको भी पता है कि तो मतलब बीजेपी से डर नहीं है, बीजेपी से तो खिलाफ स्टेटमेंट भी नहीं है। आप देखिए कहीं पर भी बीजेपी की पॉलिसीज़ को अगर आप LOP के स्टेटमेंट देखेंगे, उन्होंने कई बार कहा कि उमर अब्दुल्ला साहब जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। हर चीज़ में वो कहते हैं। जब हमने लैंड बिल लाया तो बीजेपी ने कहा ये लैंड जहाद है कि मुसलमानों को ज़मीन मिलेगी, और उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा, उन्होंने कहा आपको अपने रिश्तेदारों, उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा इन्होंने रिश्तेदारों के लिए लाई और ये लैंड ग्रैबर्स। जब बोले हम फॉरेस्ट लैंड में गुजर रहते हैं, पहाड़ी रहते हैं, बकरवाल रहते हैं, उनके लिए बिल लाया। 10 मरला ज़मीन में आधा श्रीनगर रहता है, बडगाम रहता है, पुलवामा रहता है, गाश चराई स्टेट लैंड नज़ूल में गरीब लोग रहते हैं। हमारा कौन सा रिश्तेदार है जिसको नज़ूल में रहना होगा? और इन्होंने जो वहाँ से बिल लाया वो लाया होटेलियर्स के लिए। हम उसकी भी मुखालफत नहीं करते, हम कहते हैं इट्स इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट गुलमर्ग, पहलगाम, जहाँ उमर साहब की अपनी प्रॉपर्टीज़ है। यहाँ श्रीनगर में आधा लाल चौक इनका अपना है, इनका अपना लीज ख़त्म हो रहा है गुफकार रोड पे, उसलिए बिल लाई। हम तब भी मुखालफत नहीं कर, हम कहते हैं इनको भी मकान मिलना चाहिए, इनके रिश्तेदारों को भी ज़मीन मिलनी चाहिए, इनको गुलमर्ग में होटल भी मिलने चाहिए। जो बाकी लोग हैं उनको भी प्रोटेक्ट करिए, बिकॉज वो भी कश्मीरी हैं। दे शुड नॉट बिकम कैजुअलिटीज़ ऑफ पॉलिटिक्स, none of them should become, not even Umar Saab or his family. But what we are saying is the benefits you are extending to Nidos, or the benefits you are extending to Gulmarg hoteliers or your own properties, वो वही सेम बेनिफिट्स आप पहाड़ी, गुजर, बकरवाल, कश्तवाड़, चिनाब, गुरेज, जम्मू बठंडी में, श्रीनगर, बडगाम, पुलवामा, केरन, कुपवारा से हर जगह, कुठवा में हिंदू को भी, everybody should get the same benefits. If a person is holding a land illegally और उसको आप लीज एक्सटेंड कर रहे हैं होटेलियर्स को या बिजनेसमैन को या पॉलिटिशियंस को
या किसी भी रसूख वाले इंसान को सेम लाइंस पे, सेम सर्कल रेट पे, सेम कंडीशंस गरीब इंसान के 10 मरले को भी लागू करें। ये हमारी डिमांड है। इसमें कोई मुखालफत नहीं है और इनके लोग भी उसमें अकोमोडेट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ 70 साल से जो लोगों को स्टेट लैंड में रहे हैं वो सभी के साथ जुड़े हुए हैं। वो एनसी में भी होंगे, बीजेपी में भी होंगे, कांग्रेस में भी, बट दे आर स्टेट सब्जेक्ट्स। सो वी आर सेइंग टू एक्सटेंड सिमिलर बेनिफिट्स टू ऑल पीपल इररेस्पेक्टिव ऑफ कि किसने 10 मरला है, किसको 20 मरला है। अच्छा, आगरउल्ला का जो स्टैंड है अभी, उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि यूथ आपको बड़े प्यार से देखती है, यूथ आगरउल्ला को भी बड़ी प्यार की नज़र से देखती है, आइडल्स आपको माना जाता है, तो उनको, उनके नज़रिए को कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल में देखिए, हमने तो इलेक्शन भी लड़ा तो बहुत ही अच्छा, मतलब कॉर्डियल इलेक्शन था। लोगों ने उस कैंपेन की भी रिस्पेक्ट की हर जगह कि ठीक है, पहली बार हमें लगा बदतमीजी नहीं हुई कहीं। I think whatever he is saying, it's making sense. It's somewhere creating ripples on ground. और अपनी पार्टी को अकाउंटेबल करना कोई बगावत की बात भी नहीं है। और आप सिर्फ लीडरों को ये याद दिला रहे हो कि मैनिफेस्टो क्या है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये बात समझनी है, जो एक शख्स पब्लिकली बोल रहा है तो आप उसको दुश्मन करार दे, कुछ भी कहे, बट यही बातें आपको अंदर सारे एमएलएज बोल रहे हैं। अगर आप असेंबली की प्रोसीडिंग्स देखेंगे ना बहुत गौर से, हर एमएलए ने यही कहा है कि मैनिफेस्टो से डिवेट हो रहे हो, काम नहीं कर रहे हो, लोगों को हमें अकाउंटेबल ओपनली बस आगरउल्ला बोल पाते हैं। हाँ, उन्होंने विजिबली कहा, ओपनली कहा। तो अब इनको लगता है आगा साहब ने पब्लिकली क्यों कहा, ईगो की बात आई इसमें, उमर साहब को पसंद नहीं है कोई उनको चैलेंज करे। तो आई थिंक इसमें आई मी माई सेल्फ की बात तो है नहीं। चीफ मिनिस्टर को लोगों का मैंडेट हासिल है और वो लोगों के नुमाइंदे हैं। ये कोई, जब आप उस स्टेज पे पहुंचो तो आपको जवाबदेह भी होना है, एंड यू आर अ पब्लिक प्रॉपर्टी। तो ही इज़ अकाउंटेबल टू पीपल। आई थिंक समवेयर दे नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज़ अ ग्राउंड रिफ्लेक्शन ऑफ सेंटिमेंट्स, और कहीं ना कहीं लोग आपको जवाबदेह बनाना चाहते हैं। आप कहे कि हमसे नहीं हो रहा है, बट आप लोगों को बताइए कि मैं नाकाम हूँ क्योंकि मेरे पास ताकत नहीं है, और लेकिन मैं लड़ भी नहीं सकता हूँ। वो कहते हैं चैलेंजेस है, स्टेटहुड नहीं है तो चैलेंज। तो आप लड़िए। ममता बनर्जी ने लड़ा, अरविंद केजरीवाल ने लड़ा, लोग जेल गए हैं, लोग बंद रहे, लोग सख्ती। वाई वॉज पीडीपी ब्रोकन? बिकॉज इट टुक अ स्टैंड। मैं नहीं बोलूँगा हमसे गलतियाँ नहीं हुई, लेकिन हमारी पार्टी ने, लीडरशिप ने कोशिश की कि हम लड़ते रहेंगे, बात करते रहेंगे, अपनी आइडियोलॉजी को नहीं गिव अप करेंगे। फॉर दैट वी हैव पेड अ ह्यूज हैवी कॉस्ट ऑल्सो। तो अब उमर साहब बोलते नहीं, एट द कॉस्ट ऑफ कश्मीरीज इंटरेस्ट आई विल प्रोटेक्ट माई पार्टी, और मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट एमएलए बनाता रहूँगा। उससे लोगों को क्या फ़ायदा है मुझे बताइए। 50-90 लोग नौकरी लगे हैं, इलेक्शन हुआ है, 70% टर्नआउट हुआ है, लोगों की बात कहाँ है? अगर आप 2 साल में देखेंगे, मैं ही हूँ, लोगों की तो बात ही नहीं हो रही है। हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। जो यहाँ पर पेन है लोगों को, जब उसको हम एड्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं, तो वी हैव डायरेक्टली बिकम रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल ऑफ अस। वो कह रहे प्रोग्रेस कर रहे हैं हम, अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं, मैनिफेस्टो में जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है हम 5 साल बाद पेश करेंगे। प्रोग्रेस, ग्रोथ, डेवलपमेंट आज से ज़्यादा गवर्नेंस रूल में हो रही थी और सिंगल विंडो सिस्टम में हो रही थी। मैं पुलवामा की ही बात करूँगा, वहाँ पे इससे पहले भी डेवलपमेंट हो रही थी। इट्स नॉट लाइक कि 19 के बाद डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो बीजेपी भी डेवलपमेंट का एजेंडा उनका सबसे ज़्यादा फिर स्ट्रॉन्ग है, डेवलपमेंट वाला नैरेटिव। द ट्रूथ इज़ कि पीपल हैव गिवन यू अ मैंडेट टू आर्टिकुलेट देयर पेन एंड ऑल्सो टू फाइट फॉर देयर राइट्स। आपने उसको सरेंडर ही किया है। आप कहते हो क्योंकि मुझे कुर्सी मिली है, अब मैं 370 भी भूल जाओ, आप स्टेटहुड भी भूल जाओ, नौकरियों की बात मत करो, रिजर्वेशन को रैशनलाइजेशन की बात मत करो, और जो मुस्लिम इंटरेस्ट है, चाहे वक़्फ़ का मुद्दा हो, चाहे ईरान में अभी क्राइसिस हुआ, हम इस पे बात ही नहीं करेंगे। बाकी बड़ी बातें केसेस में, यूएपीए में, वेरिफिकेशन, उन पर तो बहस ही नहीं है। दैट इज़ बिकम सो नॉर्मल। लोगों के मकान अटैच हो रहे हैं, इट इज़ बिकमिंग पार्ट ऑफ प्रोसेस नाउ। द गवर्नमेंट इज़ इन हारमनी कि 311 में हर दिन एम्प्लॉयज़ को टर्मिनेट किया जाता है, सरकार बात ही नहीं करती। 50 फलायाम के स्कूल बंद हुए, सिराजुल उलूम को बैन कर दिया गया, हुकूमत मजम्मत भी नहीं करती है, और गवर्नेंस रूल में ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट ही नहीं हुए। दिस गवर्नमेंट, दे हैव एजुकेशन इज अ स्टेट सब्जेक्ट, इनके हाथ में है, दे अप्रूव टेकिंग ओवर ऑफ फलायाम स्कूल्स। तो ना कंडेमिनेशन और ना रेटिफिकेशन, हम ठीक भी नहीं करेंगे। फिर कोई इनसे सवाल करेगा तो इनको लगता है कि आपका हक ही नहीं बनता है, वहाँ से आपने
20 साल पहले ये किया, तो ये कोई सवाल, टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट। यू आर जस्टिफाइंग योर सेल्फ कि ज़्यादा कि ऐसे कि आपने 14 में ये किया, ये कोई बात थोड़ी है कि आपने एक मैंडेट लिया है 14 पे नहीं कि हम चीज़ों को ठीक करेंगे। अच्छा, 14 को लेके जो गलतियां हुई तो उसके लिए आप रिग्रेटफुल है अभी भी? नहीं, हमने देखिए, अगर आप देखिए महबूबा जी ने भी कहा, बार बार कहा, अगर किसी भी शख्स को नुकसान हुआ हमारी वजह से, हमें सबसे ज़्यादा अफसोस है एंड वी आर पेइंग अ कॉस्ट फॉर इट, बट द ट्रूथ इज़ कि जम्मू कश्मीर इज़ अ बॉर्डर स्टेट। मुफ्ती साहब का जो नज़रिया था उस वक्त 30 सीटें हमें यहाँ मिली, 30 जम्मू में बीजेपी को मिली। उनका नज़रिया ये था कि क्या जम्मू कश्मीर का आइडिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शुड सस्टेन, इट शुड नॉट बी पोलराइज्ड इन हिंदू मुस्लिम। अब वो आप जो मुखालिफ पार्टीज़ है वो कह रही है कि इनके एजेंडा में पहले ही था 370। नहीं, इनके एजेंडा में था, बट जो एजेंडा ऑफ अलायंस पीडीपी के साथ हुआ है, एक रिटन डॉक्यूमेंट है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, इस बीजेपी ने जो हुर्रियत को रिकॉग्नाइज़ नहीं करती, कॉन्फ्लिक्ट को रिकॉग्नाइज़ नहीं करती, डिस्प्यूट को रिकॉग्नाइज़ नहीं करती, केसेस को, एफआईआर्स को, किसी भी चीज़ को सिर्फ काउंटर टेररिज्म नैरेटिव में, टेररिज्म डेफिनेशन में देखती है। इस बीजेपी के साथ बैठ के मुफ्ती साहब ने एजेंडा ऑफ अलायंस बनाया। न सिर्फ बोला हिंदुस्तान पाकिस्तान सलाह करेंगे, न सिर्फ ये बोला, क्योंकि वी सफ़र, जब सिंदूर हुआ आपने देखा हमारे लोगों पे शेलिंग होती है, उससे पहले जब अटैक हुआ पाकिस्तान साइड से, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होगा, कश्मीरी लोग सफ़र होते हैं, मिलिटेंसी बढ़ेगी, हम लोग सफ़र करते हैं। वी आर अ कैजुअलिटी ऑफ हॉस्टिलिटीज़ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। It's not like PDP is advocating or has affection for Pakistan. The truth is PDP understands the conflict between India and Pakistan is उसका कॉस्ट कश्मीरियों पर है। हमने 1 लाख लोग मारे, चाहे उनको मिलिटेंट कहे कोई इखवान कहे, कोई SOG कहे, बट हमारे लोग मरे हैं ना। और वो बढ़ते बढ़ते वो गाँव अभी भी जम्मू कश्मीर में है, आज भी लोग जेलों में है 20 सालों से, कई लोग, आज भी लोगों के मकान, जिंदगियाँ ख़त्म हुई है। हम इसलिए कहते हैं 2 मुल्कों में सलाह रहनी चाहिए। और वो एजेंडा ऑफ अलायंस मुफ्ती साहब ने जब आर्टिकुलेट किया, उन्होंने कहा 2 कश्मीरों के बीच सलाह होनी चाहिए, ट्रेड, फ्री ट्रेड होना चाहिए, फ्री मूवमेंट होना चाहिए, एंड हुआ। इट्स नॉट लाइक कि हुआ नहीं, हमने सपने भेजे। उस वक्त क्रॉस एलओसी ट्रेड हुआ, उस वक्त यहाँ से लोग चकंदाबाद से, इस्लामाबाद से क्रॉस कर रहे थे, रावलाकोट से। बट एट द सेम टाइम मुफ्ती साहब का ये नज़रिया था कि मैं गवर्नमेंट बना सकता हूँ जम्मू कश्मीर में, लेकिन उसका इम्पैक्ट नहीं होगा। और जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेरे साथ नहीं होगी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं होगी, एंड बीजेपी बीइंग अ वेरी sort of nationalist party in the country which has a huge Hindu base has a capacity also to address the larger Kashmir problem कि जो यहाँ पर ट्रांस बॉर्डर इश्यूज है शायद वो रिजॉल्व होंगे। फिर उन्होंने उस एजेंडा ऑफ अलायंस में कहा हुर्रियत से बातचीत करिए, इनिशिएट भी हुआ, इंटरलोकेटर अपॉइंट हुआ, केसेस विड्रॉ हुए। गर्ज ये था कि बीजेपी ने एक्नॉलेज किया प्रॉब्लम को, बीजेपी ने हुर्रियत को एज अ स्टेक होल्डर उस वक्त एक्नॉलेज किया। ऑल पार्टी डेलीगेशन गिलानी साहब के दरवाजे पे भेजी, मीरवाइज साहब के दरवाजे पे भेजी। इतना ही नहीं, नौजवानों के खिलाफ केसेस विड्रॉ किए ताकि कहा कि इनको मौका देंगे मेन स्ट्रीम होने का। अब जिस दिन भी कश्मीर में एक रियलिटी चेक होगा कि हम कश्मीर को ठीक करना चाहते हैं, रिलीफ मुझे नहीं चाहिए, रिलीफ उमर अब्दुल्ला साहब को नहीं चाहिए, रिलीफ मेन स्ट्रीम पार्टीज़ को नहीं चाहिए, रिलीफ उन लोगों को चाहिए जिन्होंने सफ़र किया है। रिलीफ हम मांग रहे हैं जिनका स्टेक ही नहीं है। स्टेक उसका है जिसने बच्चा खोया अपना, जिसने मकान खोया, जिसने इज्जत खोई, जिसने जान खोई। और उन गवर्नमेंट को रियलिटी चेक की कभी भी करेंगे तो दे विल हैव टू टॉक टू दीज फैमिलीज एंड एड्रेस देयर लॉन्ग पेंडिंग ग्रीवेंसेस, एड्रेस देयर पेन। अगर कुछ नहीं होगा, द एक्नॉलेजमेंट ऑफ पेन इज़ अ सोल्यूशन। लोगों को लगता है चलो ठीक है मेरी सुनवाई हुई, तो क्लोजर ही नहीं हो रहा है। जी, महबूबा मुफ्ती भी बार बार इसका जिक्र करती है अपने स्पीचेस में भी, और आपने भी जब भी मीडिया से बात करते हैं, स्पीचेस देते हैं, आप भी बार बार जिक्र करते हैं जो बच्चे जेलों में हैं, जिन्होंने पिछली गलतियां की है, अब जो है अभी भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा, ऑन द फ्लोर असेंबली की अगर बात करें तो सकीना इत्तू जी और आप में थोड़ा सा अनबन हो गई थी, पर्सनल अटैक पे आ गए थे। आपने पहले उन पर पर्सनल अटैक किया था 12th पास मिनिस्टर को लेके, चलिए फिर उन्होंने भी आपको वापस जो है पर्सनल अटैक किया। लेकिन क्यों ऐसा? मतलब लोग कह रहे हैं अगर लोगों के मुद्दे असेंबली में उठने चाहिए, लोगों की बात होनी चाहिए, लोगों के पास क्या नहीं है क्या है, अगर वो बातें होनी चाहिए तो ऑन द फ्लोर आपस में अगर आप ऐसे एक दूसरे को पर्सनल अटैक करेंगे तो लोगों के मुद्दे हकीकत है। मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बात है कि असेंबली का एक अपना डेकोरम है और लोगों के मुद्दे ही उठने चाहिए। और अगर आप देखेंगे भी सबसे ज़्यादा मतलब हमारी तरफ से पूरी कोशिश रही है थ्रू क्वेश्चंस, थ्रू
making it a very vibrant discourse, debate in assembly, that we have tried our level best कि through bills, through resolutions to raise all important issues in assembly. अब कई बार ऐसा आर्गुमेंट हो जाता है कि आप कुछ सवाल पूछ रहे हैं और आपको गलत जवाब दिया जाता है। उस दिन भी ऐसा ही इंसिडेंट हुआ कि नायक साहब ने एक सवाल पूछा और उनको जवाब गलत मिला वहाँ से। जब उन्होंने क्लैरिफाई किया तो उनको वहाँ से इल्ज़ाम लगाया कि नहीं आप नहीं पूछ सकते हो। तो ऐसे हालात में देखिए ओनस लाइज ऑन द गवर्नमेंट, दे आर अ गवर्नमेंट। 12th पास आप ये एजुकेशन मिनिस्टर मैंने कहा आप जवाब पढ़िए जो लिखा हुआ है, तो इल्ज़ाम तराशी नहीं करिए। वो उन्होंने नहीं बोला क्योंकि आप उस वक्त जब आप मीडिया गैलरी में होते हैं तो मिनिस्टर्स हैव अ प्रिविलेज कि माइक उनका ऑन होता है। तो हम जो बोलते हैं बाकी लोग वो माइक पे आप कहीं विजिबल भी नहीं है कि मैंने क्या कहा। मैंने कहा आप सवाल का जवाब दीजिए। वो त्राल का एक मुद्दा था रफ़ीक नायक साहब का, तो उसको लेके हुआ। बट आई थिंक यू आर राइट कि मतलब जो बेहतर है इस स्पेस लोगों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल हो और मिनिस्टरों पर, गवर्नमेंट पर ज़्यादा ओनस है। देखिए हम अपोजिशन में 4 लोग हैं, तो वी आर नॉट अ बिग नंबर कि जहाँ आपको 50 लोगों को चलाने की ज़रूरत है। जो ही हम कुछ बात करते हैं, जो ही मुद्दे पे वहाँ से 50 लोग उठते हैं, चीफ मिनिस्टर से लेकर उनकी कैबिनेट खड़ी होती है। अब जब आपके पास टाइम भी है, आपके पास पावर भी है, तो अगर आप अपोजिशन को समय नहीं देंगे, अगर आप कंटिन्यूसली देखेंगे, हमारे सवाल ही नहीं उठ रहे थे, हमें वक्त ही नहीं मिलता है उस वजह से, बिकॉज वी हैव ऑल्सो प्रेशर। ठीक है, हमारा नंबर इस वक्त कम है, बट इट डजेंट मीन कि आप अपोजिशन को बिल्कुल ख़त्म ही कर देंगे। तो इनका तरीका है वो थोड़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस हेजेमोनिक तरीके में ऑपरेट करती है। फिर आपने क्या कहा? नहीं, मैंने कहा आप जवाब पढ़ नहीं रहे, कि आप क्यों नहीं पढ़ रहे, व्हाट इज़ द रीज़न? नहीं, उस पर वो बहुत गुस्सा आया था उन्हें। हाँ नहीं, बिकॉज उनको लगा शायद मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप नहीं पढ़ पा रहे हो, बट द ट्रूथ इज मैंने कहा जो जवाब है। तो आपने ये कहा था 12th पास मिनिस्टर है, मैंने कहा आप पढ़ क्यों नहीं रहे, और आपने ये कहा प्राइवेट स्कूल टीचर्स को पढ़ाना नहीं आता है, खुद आप इस जवाब को क्यों नहीं पढ़ पा रहे। तो वो एक इम्पॉर्टेंट इशू था, बिकॉज द होल आइडिया इज नॉट कि आई वांट टू बिलिटल अ मिनिस्टर। ठीक है, बाहर भी आपने मीडिया से बात की थी, उस पर फिर आपने कहा था ये खुद 12th पास मिनिस्टर है, तो इनको क्या पता है MBBS का, इनको क्या पता है? मेरा गर्ज ये है, देखिए वी आर एट अ स्टेज जहाँ जम्मू कश्मीर की नौजवान सियासत, ये नौजवान पॉपुलेशन सफ़र कर रही है। सबसे बड़ी मतलब हमारा सारा मुद्दा ही रिवॉल्व होता है यूथ के सेंट्रिक। ठीक है, मुद्दा रिजर्वेशन का, मुद्दा ओपन मेरिट का, मुद्दा जॉब्स का, मुद्दा अनएम्प्लॉयमेंट का, PhD स्कॉलर्स आपके डेली वेजेस के अवेलेबल। तो क्या समझ नहीं पा रही है उन्हें? आई थिंक सेंसिटिविटी नहीं है कि ये जिम्मेदारी जो है कितनी बड़ी है, और उसी में कि मतलब जो ज़िद है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जैसे हल्का प्रेसिडेंट है वैसे आप हुकूमत को भी चलाना चाहते हैं। मुझे लगता है इनको शायद पता नहीं है कि चीज़ें बहुत बदली हैं। तो आपने गलत बोला है। ट्रांसपेरेंसी, मैंने कोई गलत बात नहीं की। आई थिंक व्हाट आई सेड एंड they need to understand कि this government has a huge mandate and they are representing everyone in Jammu and Kashmir, not national conference। और इनको वो लग ही नहीं रहा है। आप इनकी बातों से देखिए, इनके मिनिस्टर जो है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसियों के मिनिस्टर है, डिपार्टमेंट्स के नहीं है। हालत ख़राब है हेल्थ की, एजुकेशन की हालत ख़राब है, हर सेक्टर में जहाँ पे भी आप देखेंगे। उसके बाद आप लोगों को अगर पीपल आर डाइंग इन हॉस्पिटल्स, इफ़ यू डोंट मेक देम अकाउंटेबल, तो ऐसे थोड़ा ना होता है। हमने नहीं देखी अपोजिशन, लोग करते हैं, उसके बाद थोड़ा ना आप चढ़ जाओगे 4 लोग अपोजिशन में कि हम वक्त ही नहीं देंगे, बात भी नहीं करेंगे, सवाल भी नहीं उठाएंगे, डेवलपमेंट भी नहीं करेंगे। तो देयर आर जेन्युइन क्वेश्चंस। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुद्दा इस वक्त है कि 23,000 लोग बैकडोर अपॉइंटमेंट्स हुई है। बैकडोर और आउटसोर्सिंग में फ़र्क है। आपको फ्रेंच में सिखाना पड़ेगा क्या? आपको उर्दू समझ नहीं आती, इंग्लिश समझ नहीं आती? बेसिकली इनका कहना है कि हमने आउटसोर्स किए, कि मैं किसी बंदे को आउटसोर्स कर रहा हूँ। अनपढ़ लोग कंसल्टेंसी चला रहे और PhD स्कॉलर्स को नौकरी लगा रहे। कंसल्टेंसी कौन चला रहा है जब आपको पता चलेगा, और वो डॉक्टर लगा रहा है, इंजीनियर लगा रहा है, ड्राइवर लगा रहा है, तो मतलब फिर पढ़ाई का फ़ायदा क्या है? और आपने सिस्टमेटिकली करप्शन किया कि बैकडोर प्रोसेस ही किया ना। मुझे बताइए आज तक क्या हमने कॉन्ट्रैक्चुअल्स नहीं लगाए? रहबर तलीम, रहबर ज़राअत, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़, एकेडमिक अरेंजमेंट में हज़ारों लोग लगे। तो जब हुकूमत आज तक कॉन्ट्रैक्चुअल्स लगाती है, आप अभी भी लगाइए, ताकि मेरिट को आप ख़त्म ना करें, उम्मीद को ख़त्म ना करें। आप बोल रहे हो एक नौजवान बच्चे को जिसने मेरिटोरियस बच्चा है, PhD किया है, ग्रेजुएशन की है, कि आप एक कंसल्टेंसी के पास जाओ, फॉर्म भरो,
फिर वो डिसाइड करेगा कि वो नौकरी कौन लगेगा। सरकार में 30-30, 20-20 हज़ार रुपया नौकरी लगते हैं, और उसके बाद ये बंदा जो मिडल मैन इन्होंने बनाया वो 10,000 रुपया कमीशन लेता है। उस कमीशन पे ही आप और 20,000 लोग नौकरी लगाते। तो वाई इज़ गवर्नमेंट इंटरेस्टेड इन आउटसोर्सिंग गवर्नमेंट जॉब्स? मतलब क्यों आउटसोर्स क्यों किया आपने? सब स्कैम तो वो है, क्या बोलते हो, हमने एक कंपनी को दिया है। वो कंपनी कौन है? कंपनी इनका अपना बंदा है, मिनिस्टर के दफ्तर में लिस्ट बनते हैं, मिनिस्टर के रिश्तेदार बनाते हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं। ये तो चीज़ें निकलेंगी। 23,000 लोग आप RTI डालिए, आपको पता चल जाएगा सारा कि ये कंपनीज कौन चला रहे हैं। उन्हें लगता है PDP हर चीज झूठ बोलती है, और ऐसा झूठ बोलती है जो पकड़ा भी आसानी से जाता है। कम से कम होमवर्क करके ये झूठ भी तो बोले। होमवर्क तो ये है कि 23,000 पीपल हैव बीन अपॉइंटेड थ्रू कंसल्टेंसीज, कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज इन गवर्नमेंट, एंड आप कमीशन देते हो उन कंपनीज को ये स्कैम चलाने का, जबकि ये तो 20,000 लोग हम खुद लगा सकते थे। मुझे बताइए, अगर गवर्नमेंट का कैश ही नहीं है हमारे पास, तो 10,000 रुपये में कमीशन क्यों दूंगा एक नौकरी पे? और फिर पहले 2 महीने की जो सैलरी है ना, वो भी इनके लोगों को मिलती है। जो बंदा नौकरी लेता है इनसे, इनकी सिफारिश पे लेता है, फिर 2 महीने की तनख्वाह भी यही लेता है। प्रॉपर एविडेंसेस है इन चीज़ों पे, ठीक है? कौन लेते हैं? इनके लोग, इनके मंत्री इन्वॉल्व है इसमें। तो इट विल कम आउट, वी हैव सफिशिएंट प्रूफ टू एस्टैब्लिश्ड। हम कर सकते हैं, बट अभी इंसान बोलता है चलो ठीक है, अब पहले आप 1-2 बार बता दीजिए। अगर नहीं करेंगे तो इवेंचुअली इट्स अनएम्प्लॉयमेंट इज द बिगेस्ट इशू। इन्होंने कहा हम 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे, वो कह रहे हम धीरे-धीरे एम्प्लॉयमेंट गारंटीज एक्ट को पास करेंगे विद इन 6 मंथ्स कहा था, नहीं किया। 18 मंथ्स हुए हैं। 1 लाख नौकरियां देने का वादा किया। आप कह रहे जो आप स्कैम कह रहे अभी, क्या स्कैम है? पैटर्न क्या स्कैम का? स्कैम ये है कि इन्होंने 23,000 लोगों को नौकरी लगाया, आउटसोर्स की गवर्नमेंट जॉब्स। ये प्राइवेट जॉब्स नहीं है, मेरी घर की नौकरियां नहीं है। अगर सरकारी महकमे में किसी को नौकरी मिलेगी तो वो महकमा खुद लगाएगा, चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल हो या परमानेंट हो। आपने ये नौकरियां आउटसोर्स की, मैंने किसी को दे दी, फिर मैं उसको बोलता हूँ आप भर के दो मुझे। क्यों? वो लोग क्या हमसे कॉम्पिटेंट है? और वो लोग अनपढ़ है जो ये कंपनीज चला रहे हैं। इसका वो लोग पता भी नहीं है। दे आर शेल कंपनीज, दे आर ऑल फेक कंपनीज, दे हैव बीन मेड, जिनका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है जॉब क्रिएशन में। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इतनी आसान चीज़ है। इसका फायदा किसको? और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपने लोग, इनके वर्कर, इनके अपने लोग, इनके मिनिस्टरों ने अपने MLA को भी नहीं दिया है। अभी तो मंत्री ही लगा रहे हैं जो कैबिनेट में। मुझे इन्होंने बोला आप हमें दीजिए नाम, तो हम अब यानी कि MLA को 10 लोग देते हैं, खुद 100 लोग करते हैं। तो इट्स अ प्रॉपर स्कैम एट अ टाइम व्हेन वी आर फेसिंग अनएम्प्लॉयमेंट एट द 32% इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन जम्मू एंड कश्मीर। तभी मैंने कहा कि इतना ड्रग्स है, इतना डिप्रेशन है, उसका सोर्स तो होपलेसनेस है ना, और होपलेसनेस फ्रॉम द गवर्नमेंट विच हैज़ कम विद अ ह्यूज मैंडेट एंड सिंग हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन हम 23,000 जॉब्स को आउटसोर्स कर रहे हैं। पहले तो ये बताइए आउटसोर्स क्यों करेंगे, दूसरा किन कंपनीज को कर रहे हैं और उनकी एक्सपीरियंस क्या है, देन वो कंपनीज किसको लगा रहे हैं। देखिए ये मैन पावर कल आपके महकमे में हेल्थ डिपार्टमेंट में होगा, एजुकेशन में होगा, क्या उस कंपनी के पास ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ है डिसाइड करने के लिए और गवर्नमेंट के पास नहीं है? व्हाट इज़ द मेन रीज़न यू आर आउटसोर्सिंग? सो दैट आप किसी को भी लगाओ। मैं उस कंपनी को पहले कॉन्ट्रैक्ट देता हूँ, उसके बाद उसको बोलता हूँ मेरे 50 बंदे लगाओ, वो क्या मना थोड़ी करेगा? दैट्स हाउ इट इज़ रनिंग। दे आर रनिंग अ प्रॉपर स्कैम एंड इट्स अ फुल फ्लेज्ड बैकडोर अपॉइंटमेंट स्कैम। और आप देखेंगे आने वाले दिनों में इस पे बात भी होगी एंड देयर इज़ नो प्रोसेस। तो इस पर आप खुलासा करने जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल होगा, और ट्रांसपेरेंसी की बात ही नहीं है इसमें। इट्स अ प्रॉपर स्कैम, और ये सारा सरकारी पैसे से, लोगों का पैसा है जो रिक्रूटमेंट में हो रहा है। हम लोग डेली वेजेस को 3,000 रुपये नौकरी देते हैं, 4,000 रुपये भी तनख्वाह नहीं मिल रहा है, रेगुलराइजेशन भी नहीं हुई। आप 20-25,000 रुपये आउटसोर्स कंपनी को दे रहे हैं फॉर द सेम जॉब। तो पहले आप अपने लोगों को दीजिए। अब PDP के लिए क्या चैलेंज लगता है आपको आगे? हमारे लिए देखिए मसला सबसे बड़ा यही है जो मुसलसल। या PDP को आप फिर आगे कहीं देख रहे हैं इस इलेक्शन के, मतलब अब जो आने वाला इलेक्शन? आई थिंक पीपल आर ऑलरेडी रियलाइजिंग कि कम से कम सबसे बड़ी बात यहाँ पे कि पिछले 5 सालों में जो भी इम्पोर्टेंट मुद्दा होता है, द फर्स्ट रिएक्शन कम्स फ्रॉम PDP, एंड अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ PDP रिएक्शन फ्रॉम महबूबा जी, तब जाके बाकी लीडर्स पे बात करते हैं, तब तक डरे हुए रहते हैं। चाहे बहुत ही सेंसिटिव इश्यूज है, हम नहीं कहते कि एंटी नेशनल बातें, फिर ये नैरेटिव ऐसा बनाते हैं हमारे पर, बट द ट्रूथ इज कि जम्मू कश्मीर में वेयर एवर पीपल सफ़र, यू हैव टू
be vocal and talk about it. We are not, what is the difference between a popular government, people's government and a governor's rule? यही उमर साहब, यही नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग गवर्नर साहब को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि यहाँ खामोशी है, घुटन है, मीडिया काम नहीं कर पाता है और मीडिया पॉलिसी गलत है, एडवर्टीज़मेंट रिलीज़ नहीं हो रहे, या नौजवान बंद है, या रिजर्वेशन के पॉलिसी के ख़िलाफ़ इन्होंने बात की, मीटर को आप नदियों में फेंक दीजिए, तो इन्होंने बातें कही है, बुलडोज़र हम चलने नहीं देंगे। हर वो चीज़ें चला रहे हैं जो गवर्नर रूल ने भी नहीं चलाई। फलायाम के स्कूल तब बंद हुए इनके टाइम में हुए। दे हैव टू रेजिस्ट, वेयर इज़ द रेजिस्टेंस? इन्होंने रिजर्वेशन को लेकर कोर्ट में रिप्लाई तक गलत सबमिट किया। और उतना ही नहीं, अब यही आउटसोर्सिंग जॉब्स का, अगर गवर्नर रूल ने किया आप अंडू करिए, स्टॉप करिए, दे आर फर्दरिंग इट मोर, ताकि ये वही एजेंडा चलाना चाहते हैं जो बीजेपी चाहती है और उस एजेंडे पे ये हुकूमत चाहते हैं। ऐसा तो नहीं है ना जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को हुकूमत मिली तो लोगों का दर्द, दुख, परेशानियाँ ख़त्म हुई। दैट्स नॉट ट्रू। दैट्स व्हाई देयर इज सो मच ऑफ एंजाइटी एंड प्रेशर ऑन देम। और इनको लगता है, और पेशेंस भी नहीं है। देखिए 14-15 में यहाँ इतना ट्रोल होते थे हम लोग, अपोजिशन होती थी, हमने कभी ऐसे नहीं बोला। इन्होंने कानून लाने की कोशिश की कि सोशल मीडिया को रेगुलेट करेंगे और मीडिया पॉलिसी को रिविजिट करने की बात की, वो भी नहीं हुआ। तो आई थिंक कहीं ना कहीं लोगों को क्लियरली लगता है कि सरकार सिर्फ पावर में खुश है और दिल्ली को खुश रखने में लगी है। अगर जेन्युइन सजेशन आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस को देना होगा तो जेन्युइन भी एक लाइन में क्या सजेशन देंगे? फॉलो योर मैनिफेस्टो और टेक अ स्टैंड, कम आउट क्लियरली कि हमसे नहीं हो पा रहा है, माफ़ी मांगिए और आप इन स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड्स से दैट वी आर अनेबल टू फाइट फॉर द राइट्स ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए से आपकी दोस्ती होती? सबसे है, सबसे। तो सबको बोलते रहते हैं आप कि क्या कर रहे हो? आई थिंक दे आर मोर डिप्रेस्ड देन अस, मतलब वो हमसे ज़्यादा नाला है और कौम, मतलब आम लोगों से भी ज़्यादा परेशान है वो लोग जब हम उनकी हालत देखते हैं। अब वो मीडिया में क्या कहेंगे वो अलग बात, दैट इज़ डिफरेंट, लेकिन जब आपसे पर्सनली बात करते तो कहते हैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। और ये जो आप बातें सुन रहे हैं बीच बीच में एनसी में प्रॉब्लम चल रही है, आई थिंक देयर इज़ अ रियलिटी टू इट। और लोग बहुत ही नाराज़ है गवर्नमेंट से जैसे भी चल रही है। इनके अपने लोग, इनके अपने एमएलए बहुत ज़्यादा, इनके एमएलए में बहुत नाराज़गी है और खुल के बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बोलते हैं। अब मीडिया पे क्या कहेंगे क्योंकि वो फिर सियासत होती है, बट द ट्रूथ इज दे आर वेरी अनहैप्पी विद द वे गवर्नमेंट इज़ वर्किंग एंड दे आर नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल। वैसे आपने स्ट्रगल्स भी बहुत देखे, परेशानियां भी बहुत देखी, इनफैक्ट आपका स्ट्रगल अभी भी चल रहा है। ये अपनी परेशानियां आप फिर किससे शेयर करते हैं जब आपको अपनी परेशानी शेयर करनी होती है? मुश्किल है। देखिए ऐसी चीज़ें इंसान, हम लोग यहाँ लोगों को मुश्किलात हमसे ज़्यादा है टू बी ऑनेस्ट। मतलब मैं बंद रहा तो लोगों ने बात की, मीडिया ने, पार्टी ने, बहुत लोगों ने लिखा, बट जब मैं अंदर देखता था न्यूज़ में तो मैं उन लोगों को देखता जिन हुआ नेमलेस, जिनका मतलब किसी को पता ही नहीं है कि ये सफ़र कर रहे। काफ़ी लोग बेगुनाह भी है, मेजॉरिटी बेगुनाह होते हैं। इट्स नॉट जस्ट यूएपीए केसेस में, मिलिटेंसी, बट सिविलियन केसेस में भी प्रोसेस हैज़ बिकम एक्चुअली अ पनिशमेंट। लोग सफ़र करते हैं और कोई पूछता भी नहीं है, फिर फैमिलीज़ भी टायर्ड होती है, उनकी फैमिलीज सफ़र करती है। तो शेयर करता इंसान हम लोग आई थिंक कर ही नहीं पाता, बिकॉज दिस पेन इज़ सो मच अराउंड अस कि आप भूल जाते हैं। क्योंकि जब मैं देखता हूँ दूसरे का प्रॉब्लम, हाँ दूसरे का दर्द देखते, किसी कल भी मुझे एक माँ पुलवामा मिली, उसने बेटे का बोला, तो मतलब इंसान भूल ही जाता है कि मतलब हम कुछ सफ़र कर रहे हैं। आई थिंक द लॉट ऑफ पीपल हु आर सफरिंग एंड उनका तो मतलब कहीं अकाउंट में ही नहीं है। हमारी तो चलो मतलब है ना, यू आर, आई एम स्टिल एबल टू टॉक अबाउट इट। कभी मीडिया में भी बोलते हैं, कभी लिखते भी है, कभी मानो अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं कि ये हो गया आज कोर्ट में, यहाँ तारीख है, यहाँ प्रॉब्लम्स आ रही है। बट देयर आर पीपल हु हैव नो एजेंसी ऑफ देयर ओन, हु हैव नो वॉइस ऑफ देयर ओन एंड हु हैव नो ऑडियंस ऑल्सो। अजाब उनको है, सितम उनको है। और अनफॉर्चुनेटली जब हम सेंटिमेंट्स की बात करते हैं, कश्मीर की बात करते हैं, इमोशंस की बात करते हैं, तो वो इमोशन और सेंटिमेंट यही लोग हैं जिनने पिछले वायलेंस में 20 सालों में बहुत चीज़ें खोई हैं
और उनकी सुनवाई नहीं है। वही ट्रॉमा है, उसी को कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, उसी को सेंटिमेंट कहते हैं। वही घर है जो सफ़र करते हैं, चाहे वो माँ हो, चाहे वो कोई लड़की हो जिसने अपने हस्बैंड को खोया, किसी ने भाई को खोया। आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ सफरिंग एंड वी डिराइव स्ट्रेंथ फ्रॉम दो स्टोरीज। पीपल हैव स्लोली फाइटिंग फॉर इट। हमें भी लगता है कि चलो कम से कम चलते रहना है, और अगर वरना आप खुद ही कोलैप्स हो जाएगा इंसान कई बार इस प्रेशर में। तो बड़ा चलते रहोगे तो यू गेट डिस्ट्रैक्टेड ऑल्सो, और फिर थोड़ा बहुत लोगों का काम करोगे तो थोड़ा आपको खुद भी आपको बेटर फील लगता है कि नो आई एम एबल टू हेल्प अदर्स। आई थिंक दैट्स द वन थिंग दैट कीप्स यू गोइंग। और ये पर्सनल पेन आपको पॉलिटिकली भी मदद करता है? देखो यहाँ पे एवरीथिंग पर्सनल इज़ पॉलिटिकल इन कश्मीर। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ जिन लोगों ने भी सफ़र किया ना, उन्होंने बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स सफ़र किया, लेकिन जो पेन हुआ वो उनको पर्सनल मिला, इंटीमेट पेन हुआ। कोई बंद रहा, किसी की जान गई, कोई बेगुनाह मरा, किसी के फादर, किसी ने अपने बाप को खोया, किसी ने वेरिफिकेशन, किसी ने करियर, किसी ने आँख, किसी ने टांग, किसी ने ज़बान। वी हैव लॉस्ट सो मेनी थिंग्स। द कॉस्ट इज़ पर्सनल। तो इट मे बी फॉर पोलिटिकल रीजन्स, बट द ट्रूथ इज़ एवरीथिंग दैट इज़ पोलिटिकल इज़ ऑल्सो पर्सनल हियर। एवरीथिंग पर्सनल इज़ ऑल्सो पोलिटिकल। उससे कोई चीज़ें, ये दो चीज़ें नहीं है, क्योंकि हम सभी लोग इसमें, हमारे स्कूल बंद होते थे, कोई पर्सनल इशू है, पॉलिटिकल रीजंस की वजह से होते थे। आज कल को परसों जब शेलिंग हुई पॉलिटिकल रीजंस पे हुई, बट पर्सनली लोग हिट हुए, लोगों के मकान गिर गए उसमें। इट हैज़ अ पर्सनल कॉस्ट, इट हैज़ अ पर्सनल ट्रॉमा ऑन आवर सोसाइटी, एंड मोस्ट ऑफ अस लाइक आर सफरिंग इन डिफरेंट फॉर्म्स। अब इस जगह की अपनी रेजिलियंस है, हमने अब नॉर्मल चीज़ों को नॉर्मलाइज किया है, इसलिए हम चलते रहते हैं, हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, सॉलिडारिटी बहुत दिखाते हैं, ताज़ियतों में एक दूसरे को जाते हैं। तो वो एक न्यू नॉर्मल बन गया हमारी लाइफ का। बट मोस्ट ऑफ अस आर सफरिंग। आई एम, मतलब अब पहले हमें इतना इसका पता नहीं था, लेकिन जब आप जेल जाते हो तो आपको बहुत चीज़ें क्लैरिटी से दिखती है। यू सी अ डिफरेंट कश्मीर एंड दे आर वेटिंग, दे आर सफरिंग एंड दैट्स नॉट कि मैं ये भी नहीं बोलूँगा वो एंटी इंडिया है, एंटी स्टेट है जो लोग कहते हैं, लेकिन वो बेचारे छोटी उम्मीदों लगाए बैठे हैं लोगों से, और उनको यही होता है कि कोई मुझे एक्नॉलेज ही करे। दैट्स वाई ऐसे कि कई बार मैं बहुत चीज़ें बोलना चाहता हूँ पब्लिकली मीडिया पे कि लोग के साथ क्या क्या हो रहा है। अभी जो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फेस आप देखते हैं, एक्सेप्ट महबूब मुफ्ती, किसे देखते हैं? नहीं, यहाँ लोग हैं। आई थिंक दिस प्लेस इज़ इवॉल्विंग, और स्पेसिफिकली नाम लेना बहुत ये हो जाएगा। फिर दो भी है, अगर तीन भी है, नहीं पॉलिटिकल फेस, आई थिंक वो बहुत ये हो जाएगा कंट्रोवर्शियल भी। द ऑनेस्टली कश्मीरियों ने ना 5 अगस्त से एक विजडम दिखाई है। सब लीडर बंद थे और डिवाइडेड भी थे पार्टीज लीडर्स, बट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हैविंग नो लीडरशिप, एवरीबडी डिसाइडेड टू स्टे होम ऑन 5th अगस्त एज एन एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस। उनको लगा हमें जान नहीं देनी है, अगर हम बाहर निकलेंगे प्रोटेस्ट करेंगे लोग मरेंगे। तो लीडरलेस कौम थी, बट एवरीबडी इज अ लीडर हियर, द मासेस आर बिगर लीडर्स। कलेक्टिव कॉन्शियंस डिसाइडेड कि वी विल स्टे होम। उससे क्या हुआ, लोग बचे, अमन हुआ। बदल कुछ नहीं सकते थे लेकिन जान बचाई। सो पीपल आर मोर वाइज देन ऑल ऑफ अस, नंबर 1। फिर दूसरा इलेक्शन हुआ, बहुत तोड़ फोड़ करने की कोशिश की गई, बहुत अलायंसें बनाने की, बहुत नई पार्टियां बनाने की, बहुत चीज़ें हुई 5 साल। पीपल वर वॉचिंग, उन्होंने किसी का नहीं सुना, उन्होंने अपना सुना एक तरफा, विदाउट एन अनाउंसमेंट। 5th अगस्त की तरह एक बार फिर कलेक्टिव कॉन्शियंस से काम लिया, एक तरफा वोट दिया, चलो एनसी को ही दिया, हमारे अपोनेंट्स हैं। बट उन्होंने ये इल्ज़ाम नहीं रखा कि कल को उमर साहब बोल सकते हैं कि आपने मुझे मैंडेट नहीं दिया, ये शिकायत आज नहीं कर सकती नेशनल कॉन्फ्रेंस। So people voted one-sided, which also reflected their own leadership. And then Pahalgam happened. Irrespective of कि क्या हुआ, किसने किया, spontaneously कश्मीरी बाहर निकले और प्रोटेस्ट किया। They condemned it's an inhuman act, communal act, terror act, and we do not support it. पहली बार in 30 years of violence, बहुत डिफिकल्ट था। बट उन्होंने 2 चीज़ें की, एक इस एक्ट से खुद को डिस्टेंस किया कलेक्टिवली, मीरवाइज साहब से लेकर महबूबा जी, उमर अब्दुल्ला से लेकर, फ्रॉम एवरीवन
in Jammu and Kashmir. From villages to towns to cities, everybody was in grief. And this is for the first time Kashmir and country has mourned together. पहली बार, otherwise they never mourned together. So which tells you collective conscience of people कि उनको पता था कि हमें क्या करना है. और उस हिसाब से मुझे लगता है जो आने वाले टाइम में people are making everybody accountable. मैं बोलता हूँ मैं पुलवामा में काम करता हूँ, अगर मैं लोगों को और भी उम्मीद है लेकिन वो ये भी देखते नहीं कर पाएंगे. अगर उनको लगेगा इसने धोखा किया, लोग रिस्पॉन्ड करेंगे. एंड पीपल नो व्हाट टू डू, दे रिस्पॉन्डेड वेरी वेल. आप बहुत चीज़ें यहाँ आप देखो, इंजीनियर रशीद साहब के खिलाफ उमर अब्दुल्ला साहब लड़ रहे थे, वो कैंडिडेट भी नहीं था सामने. ही डिफीटेड हिम विद 5 लाख वोट्स, बट देन आफ्टर सम मंथ्स हाउ थिंग्स चेंज्ड आल्सो. सो दिस इज़ एन इवॉल्विंग स्पेस. आई थिंक आने वाले टाइम में लोग इंशाल्लाह डिसाइड करेंगे एंड इट विल बी अ वाइज डिसीजन. यूथ के लिए क्या मैसेज रहेगी आपकी कि उन्हें भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि जैसे यूथ फेसेस आप है, अगरउल्ला है, आप है, और भी बहुत सारे हैं, तो उन्हें भी इस तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए. मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, जो मेन स्ट्रीम के बिना तो कोई चॉइस नहीं है, डेमोक्रेसी के बिना कोई ऑप्शन नहीं है. बट द रियलिटी इज़ ऑल्सो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखना भी जायज़ नहीं है. Kashmiri youth need to be very pragmatic because we are an emotional population, aspirational population. But हम सिर्फ aspiration से result नहीं कर सकते. We keep wasting a lot of time then because हम hurt हो जाते हैं कि हमने ये चाहा फिर ये नहीं हुआ. Delivery देखनी है, pragmatic होना है. और we are a young state, 70% के आसपास नौजवान आबादी है, इतनी कहीं पे भी नहीं है पूरे मुल्क में. और बहुत कॉम्पिटेंट पॉपुलेशन है यहाँ के नौजवान, बहुत सफ़र करके भी काम कर रहे हैं. सिविल सर्विसेज हो, पॉलिटिक्स हो, जुडिशरी हो, हर फील्ड में, एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर में, एवरीवेयर वी हैव सक्सेस स्टोरीज. बट द ट्रूथ इज़ ऑल्सो कि जब तक कश्मीरी नौजवान मेन स्ट्रीम में अपना स्टेक नहीं बढ़ाएगा तब तक हमारे मसले हल नहीं हो रहे. आज रिजर्वेशन का मुद्दा जो है वो हल क्यों नहीं हो रहा है? वी आर 60% ऑफ पॉपुलेशन जो ओपन मेरिट है, नौजवान भी है, मेरिट मांग रहे हैं. मतलब कहाँ कश्मीर का नौजवान बंदूक से, पाकिस्तान से, आज़ादी से, बड़े बड़े नारों से आज ओपन मेरिट में अपना हक मांग रहा है. उसके बाद भी उसको हक नहीं मिल रहा है. एंड नोइंग दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोज हाउ सेंसिटिव दिस डिमांड इज़, एंड नोइंग कि अगर कश्मीरी नौजवान पहले मेरिट मांगता तो पूरा मुल्क सपोर्ट करता, और आज आपको अपनी ही लीडर सपोर्ट नहीं कर पा रहे, अपनी ही हुकूमत सपोर्ट नहीं कर पाए. द रीज़न इज़ वी एज अ यंग पॉपुलेशन, कश्मीरी पॉपुलेशन इज़ नॉट अ स्टेक होल्डर इन द मेन स्ट्रीम. और द ट्राइबल पॉपुलेशन, पहाड़ी हो, गुजर हो, बकरवाल हो, हम उनके खिलाफ नहीं है. वो अजाब में है, सख्ती में, उनको भी हकूक़ मिलने चाहिए, इंस्टीट्यूशंस मिलने चाहिए. 21वीं सदी में आज इंटरनेट, इंस्टीट्यूशंस हमें ज़्यादा देना चाहिए. बट रिजर्वेशन शुड बी एज पर पॉपुलेशन. जितनी उनकी आबादी हो उतना उनको हक मिलना चाहिए. और ओपन मेरिट को सज़ा भी नहीं मिलनी चाहिए. अगर आज 10% आबादी को 60 पे हावी है, वो इसलिए है कि वो पॉपुलेशन पॉलिटिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है. और ये जो 60% है, ये शायद उमर साहब को लगता है कि ये क्या करेंगे, ये तो स्टेक होल्डर ही नहीं है, ये वोट ही नहीं डालेंगे. अगर आज कश्मीरी नौजवान ये डिसाइड करे कल हम SMC में, पंचायत में, BDC में, DDC में, असम्बली में हम लड़ेंगे, PhD स्कॉलर्स, यही लड़के जिनको मेरिट में कुचला जाता है, जिनका मेरिट कुचला जाता है, द डे दे डिसाइड दैट वी आर 60% एंड वी विल फिल 60% ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस, नो पावर इन द अर्थ कैन टेक अवे देयर राइट्स. इफ वी आर बीइंग इग्नोर्ड, that's only because you are not still a stakeholder. And that's the youth of Kashmir need to consider about it. Thank you so much, Wahid साहब. Thank you so much. Candid Conversations with फज़ा ज़ैनब के इस पॉडकास्ट में वहीद रहमान परा साहब से हमने बात की. बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स में इन्होंने बात की, पॉलिटिकली भी थोड़ा सा इन्होंने कहा, और पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी इन्होंने कुछ शेयर किए हैं. आप ज़रूर वॉच करिएगा, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा.